Hey guys, so I welcome you all in this new course. The course suggests for deep learning, or deep learning is a leg of machine learning. And जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं दैट इज डीप जनरेटिव मॉडल, वो एक डीप लर्निंग का पोर्शन है. डीप लर्निंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम यूज़ करते हैं. तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं तो उनको अलग अलग मॉडल्स का नाम दिया गया. ओके तो जो ये डीप जनरेटिव मॉडल, डीप आया है डीप लर्निंग से क्या, ताकि हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करेंगे. जनरेटिव जो शब्द है वो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बिकॉज हम कुछ रॉ डेटा देंगे और कुछ आउटपुट आएगा. ये राइट, एक एक्स होगा जिसे हम रॉ डेटा बनाएंगे, उसको इनपुट न्यूरल नेटवर्क में डालेंगे, ठीक है. और जो आउटपुट आएगा वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सिमिलर ही जैसे ही हमने इनपुट डाला था वैसा ही कुछ आउटपुट आएगा, या जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. ओके तो हम जनरेटिव का मीनिंग क्या हो कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसने एक बिल्कुल ही नई चीज जनरेट कर दी जो पहले उसके पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. तो उसने एक नई चीज जनरेट की, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव. और मॉडल जो हम आजकल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मॉडल्स. ओके आपने टेंसर फ्लो का नाम सुना होगा, तो उसमें हम अलग अलग मॉडल्स यूज करते हैं. सिक्वेंशियल मॉडल्स हैं, LSTM है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट एल्गोरिथम्स. तो उसको हम अलग अलग मॉडल्स में यूज करते हैं. तो टेंसर फ्लो इज अ बिग लाइब्रेरी ऑफ गूगल जिसमें हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज करते हैं और कुछ ना कुछ आउटपुट्स जनरेट करते हैं. ओके सो आज हम पढ़ेंगे कि जो ये डीप जनरेटिव मॉडल है वो होता क्या है. ओके why we need a deep generative model and how we implement it. ओके और उससे कैसे आउटपुट्स आते हैं और वो आउटपुट्स हम कैसे निकालते हैं. ओके सो एक आपके लिए सबसे पहले इस एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो मुझे ये बताइए कि जो स्क्रीन के सामने आपको तीनों फेसेस दिख रहे हैं, A, B और C, मेरा फेस छोड़कर, तो जो A, B, C आपको फेसेस दिख रहे हैं, तो उन तीनों फेसेस में कौन सा फेस है जो फेक है. ओके कौन सा फेस है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. तो आपको कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा फेस फेक है आपके अकॉर्डिंग, एंड देन आई लेट यू नो कि एक्चुअली में कौन सा फेस फेक है. ओके तो आप जैसे इस प्रेजेंटेशन के या स्लाइड के फुट नोट्स में देख रहे होंगे, तो जो ये स्लाइड्स हैं वो मैंने MIT के कोर्स से ली हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रो टू डीप लर्निंग बाय अलेक्जेंडर अमीनी. तो आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर डीप लर्निंग इफ़ यू वांट टू लर्न इट. ओके सो मैंने अपनी हिंदी बेस्ड ऑडियंस के लिए ये बेसिकली ये कोर्स एक क्रिएट करने में जा रहा हूँ फॉर डीप लर्निंग. ओके सो आई थिंक आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि ABC जो तीनों फेसेस उनमें से फेक कौन सा है. तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए और देखिए, और मैं आपको एक सरप्राइज बताता हूँ कि एक्चुअली में ये जो तीनों फेसेस हैं वो डीप जनरेटिव मॉडल ने जनरेट की हैं. तीनों ही फेसेस फेक फेसेस हैं. ओके तीनों में से कोई भी फेस दुनिया में एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डीप जनरेटिव मॉडल का कहना है, क्योंकि ये फेसेस उसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं. ओके विद द इनपुट्स ऑफ मल्टीपल इमेजेस ऑफ इनपुट्स. सो उसके बेस पे डीप जनरेटिव मॉडल ने हमें ये तीन फेसेस क्रिएट करके दिए विच ऑल आर फेक. ये तीनों फेक है. ओके सो मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट. जो डीप जनरेटिव मॉडल है गाइस, ये एक बेसिक न्यूरॉन, जो एक मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डीप जनरेटिव नेटवर्क है ये न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस है, और जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स पे बेस्ड है. अब पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ. जैसे हमारा माइंड है, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर चेन्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि एक्चुअली में अब हमें ये करना है. जैसे मैं अब हाथ भी हिला रहा हूँ, ये एक एक्चुएटर फंक्शन है. ओके मेरे ब्रेन ने कहा कि हम मुझे हाथ हिलाना चाहिए, तो जो ये बाजू मेरी हिल रही है ये एक एक्चुएटर फंक्शन है. तो ये ब्रेन को कैसे पता चला कि हाथ हिलाना है? दैट इज अ चेन ऑफ न्यूरॉन्स. ओके जो एक दूसरे को बताते हैं और सिग्नलिंग करते हैं और एक्चुएटिंग फंक्शन को जनरेट किया. अब एक वो चेन ऑफ न्यूरॉन्स तो हैं, उनमें से जो सिंगल न्यूरॉन है वो कैसे काम करता है, तो उसको जब हम मशीन में लेके आएंगे, अगर मशीन को वैसा ब्रेन देना है तो मशीन को वो न्यूरॉन देने पड़ेंगे, वो चेन ऑफ न्यूरॉन्स देना पड़ेगा, मशीन को ब्रेन क्रिएट करवाना पड़ेगा, तभी वो मशीन ह्यूमन की तरह काम करेगी. राइट तो वो चेन ऑफ न्यूरॉन्स में एक शब्द है न्यूरॉन. एक सिंगल न्यूरॉन कैसा दिखता है, दैट इज मैथमेटिकली आपके सामने जो स्लाइड है वो बता रही है. जो ये एक्स की आपको चेन देख रहे हैं ये इनपुट्स हैं, जैसे कि इमेजेस,
और जो ये W's देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज वेट्स। वेट्स होते हैं गाइज कि एक इमेज, मान लीजिए मेरे पास 100 इमेजेस है और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 इमेजेस में से जो 50 इमेजेस हैं वो सामने देख रही हैं, बिल्कुल सामने देख रही हैं, और जो 30 इमेजेस हैं वो लेफ्ट साइड को देख रही हैं, और जो 20 इमेजेस हैं वो राइट साइड को देख रही हैं। ओके, और ये हमने एक न्यूरल नेटवर्क में डाल दिया। लेकिन एज ए प्रोग्रामर और एज ए ML डेवलपर, मशीन लर्निंग डेवलपर, मैं चाहता हूं कि जो मेरा आउटपुट आए ना वो मोस्टली जो आउटपुट हो वो स्ट्रेट फेस का ना हो के बल्कि लेफ्ट साइड के फेस का हो। लेकिन जो मेरी मैक्सिमम इनपुट्स हैं उनमें ओरिएंटेशन ऑफ फेस स्ट्रेट है। ओके, तो मैं उन जो स्ट्रेट फेसेस हैं उनके वेट्स को कम कर दूंगा, और जो लेफ्ट साइड के वेट्स हैं, जो लेफ्ट ओरिएंटेशन के इनपुट्स हैं, उनके वेट्स को बढ़ा दूंगा, ताकि जब मेरा नेटवर्क देखेगा कि जो ये वेट्स हैं लेफ्ट साइड वाले, इनकी जो वेटेज है, जो पावर है वो ज़्यादा है, तो आउटपुट भी कुछ वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगी कि लेफ्ट साइड के फेस की तरह ही कुछ आउटपुट आएगा अगर मुझे एक इमेज चाहिए। ओके, सो ये होगी वेट्स की कहानी। अब सम्मेशन क्या होगा गाइज? जो ये वाली हमारी लेयर है ना, सम्मेशन एंड बायस, दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट जो न्यूरल नेटवर्क में हमें जानना है। इसमें क्या करते हैं, हम एक लेटेंट वेरिएबल जनरेट करते हैं। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा लेटेंट वेरिएबल क्या होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, आप देखो कंप्यूटर है जो वो सब कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज में काम करता है, ना कि डायरेक्ट विद द डेटा। वो सीधा काम नहीं करता, हमें उसे मैथमेटिकल कन्वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने इनपुट्स क्या दी थी, अगर आपको याद हो, इमेजेस दी थी। वेट्स हैं जो वो मैथमेटिकल है, तो उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इमेज जो इनपुट को डेटा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जो इनपुट्स हैं, अभी इमेजेस हैं, इमेजेस को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? ऑब्वियसली जो इमेज होती है गाइज, अगर मान लीजिए एक इमेज है मेरी, आप फोटो देख रहे हैं, दैट इज ए RGB इमेज, रेड ग्रीन ब्लू इमेज। और अगर हम उसको कंप्यूटर फॉर्म में देखते हैं, इट इज ए मैट्रिक्स। ओके, तो RGB का R का अलग मैट्रिक्स होगा, G का अलग मैट्रिक्स होगा, B का अलग मैट्रिक्स होगा, तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। डेप्थ कैसे क्रिएट होगी? मान लीजिए 1024 की एक इमेज है, 1024 इंटू 1024 इंटू 3। जो 1024 मैंने पहले बताया वो मेरा क्या था, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज। जो मैंने 1024 दूसरा बताया, दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ द इमेज। और जो मैंने इंटू 3 किया वो क्या है गाइस? वो है डेप्थ। डेप्थ कैसे? R की अलग, G की अलग और B की अलग, दैट इज 3, राइट, RGB। तो ये एक इमेज बनी, एक फोटो बनी ऐसे। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, दैट इज 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स स्पेस बेसिकली 1024 इंटू 3। या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 2D एक R है, उसको फिर 2D एक G है, और फिर 2D मतलब 2 डायमेंशनल एक मेरे पास ब्लू है। तो उन तीनों को मैंने कंप्रेस करके एक इमेज बनाया, और इमेज को एक एज ए मैट्रिक्स इनपुट दिया, और इन उस इनपुट मैट्रिक्स वो मैथमेटिकल फंक्शन बन गया मेरा इमेज। और जो वेट्स की ये मैट्रिक एक सिंगल वेक्टर है वेट्स का, W1 W2 W3, दैट इज काइंड ऑफ दैट इज M इंटू 1 मैट्रिक्स है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। दिस जो आपको समेशन दिख रहा होगा, इन सबको ऐड कर दिया 1 to M। तो मेरे पास एक मैथमेटिकल वैल्यूज बन गई, एक मैथमेटिकल वैल्यू आ गई इस सारी इनपुट्स की। ओके, प्लस बायस। अब बायस क्या होता है गाइस? जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मुझे लेफ्ट ओरिएंटेशन वाले ज्यादा चाहिए, ठीक है, या मुझे कोई आउटलायर्स पहले ही पता है कि मेरे पास ये आउटलायर्स है और ये मुझे नहीं चाहिए। या मुझे मान लीजिए एक मेरा पूरा ग्राफ है, ठीक है, पूरा एक ग्राफ है, जैसे आप 8th एंड 10th स्टैंडर्ड में आप एक ग्राफ बनाते थे, उसमें मुझे पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ही स्पेस चाहिए, तो वो बायस में ऐड करता हूं। या बायस को अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें कि कुछ ऐसे एरर्स हैं जो मैं नहीं चाहता, ठीक है, कुछ ऐसे एरर्स हैं जो मैं नहीं चाहता, तो उसके लिए मैं बायस ऐड करता हूं कि मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए। ठीक है, उसको हम ट्विक कर सकते हैं और नई नई आउटपुट्स जनरेट कर सकते हैं। देन यू कैन सी अ न्यू लेयर दैट इज कॉल्ड, अब हमारे पास मैथमेटिकल सारी टर्म्स बन गई जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन में डालता हूं। ये एक्टिवेशन फंक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। कई बार आपने ये वर्ड सुने होंगे, सिग्मॉइड फंक्शन है, रेल्यू फंक्शन है, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस। तो उसमें आप इसे एक्टिवेशन फंक्शन में से डाल सकते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन मुझे ये बताता है कि मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, या प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे किस क्वाड्रेंट पे मैं जाना चाहता हूं, या कौन से आउटलायर्स मुझे चाहिए और कौन से नहीं चाहिए, और जहां पे मुझे चाहिए मैं उस तरफ रहूं। मेन इशू मेरा ये है कि मैं उस तरफ रहूं, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब वो एक्टिवेशन फंक्शन है जो वो हमें ये चीज बताता है पहली। और दूसरे सबसे पहली एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो गाइस, जो कुछ ऐसे एरर्स हैं, मान लीजिए
एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, या आपने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन होता है एक। अब ये ग्रेडियंट डिसेंट क्यों चाहिए हमें यहाँ पे गाइस? जो ये ग्रेडियंट डिसेंट है ये हमें कुछ ऐसी चीजें बताता है कि जो मेरी आउटपुट है, मान लीजिए मैंने एक बहुत ही अच्छी इमेज की क्वालिटी दी सिस्टम को, लेकिन उसने मुझे एक ब्लर्ड इमेज दे दी आउटपुट में, तो लेकिन मुझे तो एक अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे अपने एक्टिवेशन फंक्शन की यूजेज करनी पड़ेगी कि मुझे लोकल मिनिमा ना देकर मुझे ग्लोबल मिनिमा दे। ग्लोबल मिनिमा किसके लिए, किस चीज का मिनिमा चाहिए मुझे? लॉस का। ओके, लॉस क्या है? जो मेरी क्वालिटी लॉस हो गई इमेज में, जैसे मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस दी थी, लेकिन आउटपुट में मुझे एक ब्लर्ड इमेज आई, तो जो मेरा रेजोल्यूशन है वो लॉस हो गया। तो वो मुझे मतलब अगर मेरा रेजोल्यूशन ज्यादा लॉस हुआ होगा तो मुझे उतनी ही ब्लर इमेज मिलेगी। तो उस रेजोल्यूशन लॉस को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, उस रेजोल्यूशन लॉस को मैं बहुत ही कम करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोकल मिनिमाज होंगे, मान लीजिए 10 माइनस हो गया, 20 माइनस हो गया, 30 माइनस हो गया, लेकिन एक ग्लोबल मिनिमा होगा, मान लीजिए 90 माइनस हो गया। ये मीनिंग क्या है कि अगर 90 माइनस हो गया उस लॉस में से, तो सिर्फ मेरा 10 ही लॉस रह गया, तो जो मेरी आउटपुट इमेज होगी वो लेस ब्लरी होगी। लेकिन अगर वो जो लॉस है वो मतलब 10 ही माइनस हुआ असली जो मेरी इमेज है, तो एक अच्छी इमेज आएगी। लेकिन अगर जो इमेज है उसमें मेरी क्वालिटी 90 रिड्यूस हो गई, तो सिर्फ मुझे 10 टाइप का रेजोल्यूशन मिलेगा जो कि एक ब्लरी इमेज प्रोड्यूस करेगा। ये एक एग्जांपल है एक्टिवेशन फंक्शन का, दैट मिनिमाइजिंग द लॉस फंक्शन। ओके, अब ये लॉसेस होते क्यों हैं? लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि गाइस जब हम मल्टीपल इनपुट्स देंगे, उनका एक मेरे पास एक फंडा बन जाएगा समेशन प्लस बायस का, तो कुछ ना कुछ चीज तो उसमें रिड्यूस होगी ही, ठीक है। और उस वो जो रिडक्शन है क्वालिटी का वो मिनिमम हो, क्वालिटी का जो रिडक्शन है वो मिनिमम हो, उसके लिए हमें ये एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करते हैं। और ये बेसिकली बैक प्रोपेगेट होते रहते हैं। अगर मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो ये बैक प्रोपेगेट होते रहते हैं। एक बार ग्रेडियंट डिसेंट मिला दैट इज 10, फिर दूसरी बार ग्रेडियंट डिसेंट मिला दैट इज 30, फिर तीसरी बार ग्रेडियंट डिसेंट मिला दैट इज 40। अब ये ग्रेडियंट डिसेंट बार बार चेंज कैसे हो रहे हैं? बिकॉज द चेंजिंग ऑफ द वेट्स। अब ये वेट्स ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होंगे? जैसे मैं एक आउटपुट ली, एक ग्रेडियंट डिसेंट है, उसको दोबारा मैंने एज एन इनपुट दे दिया कि अब मेरा लॉस कितना आ रहा है, फिर कुछ आउटपुट आया, फिर मैंने दोबारा उसे इनपुट में दे दिया, फिर मैंने चेक किया कि अब मेरा लॉस कितना आ रहा है। मुझे वो जो लॉस है उसे कम से कम करना है ताकि जो मेरी आउटपुट है उसकी क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा आए। ओके, सो इसलिए हम ये एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी इसी के बीच समझा दिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो अब डीजीएन में हम एंटर कर रहे हैं, डीप जनरेटिव मॉडल्स में। गाइस जो डीप लर्निंग होती है ना, उसमें दो तरह की लर्निंग्स होती हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग और दूसरी अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, और 2 कॉलम्स क्या क्या हैं? पहला कॉलम है मेरा जिसमें इमेज है, ओके, फोटो है एक, और जो मेरा दूसरा कॉलम है उसमें लिखा हुआ है ए, और फिर दूसरी इमेज है, फिर अगले कॉलम में लिखा हुआ है बी, फिर तीसरी है सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे मेरे पास ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, और फर्स्ट कॉलम में 5 इमेजेस हैं। ओके, ए की एक इमेज, बी की दूसरी इमेज, सी की दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो जैसे मैं कोई नई एक मेरा सीक्वल का, मान लीजिए किसी भी डेटाबेस में आप मान लीजिए ये चीज पड़ी है, और मान लीजिए मैं उसे कोई नई इमेज दे देता हूं, और मैं सिस्टम को कहता हूं कि अब मुझे बताओ कि ये जो नई इनपुट है ये ए बी सी डी में से कौन सी है। तो सिस्टम हर एक के साथ उसे मैच करेगा, पहले ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, और जिसके साथ सबसे ज्यादा मैचिंग उस नई इमेज की बैठेगी वो मुझे आउटपुट दे देगा। मान लीजिए डी के साथ सबसे ज्यादा मैच हुआ तो डी इज द आउटपुट। ओके, सो अब हमने इस प्रोसेस में किया क्या? सबसे पहले मैंने सिस्टम को कुछ डेटा दिया कि जो भी नई चीज आएगी तुमने उसे इस डेटा से कंपेयर करना है, मुझे आउटपुट बताना है, क्लास बता देनी है कि कौन सी क्लास के साथ ये जो नया डेटा है वो रिलेट करता है। सिंपल, दैट इज अ सिंपल मैचिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। कि मैंने पहले सिस्टम को सुपरवाइज किया, कुछ एक्स दिया, उसके साथ कुछ लेबल दिया वाई, और जो नई चीज आई उसको उन सभी इनपुट्स में से मैच किया, जो भी पहले पास मेरे पास डेटा है उससे मैच किया, और एक क्लास बता दी। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, नॉर्मल जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और उसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग।
अब अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है गाइस, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि मैंने सिस्टम को कोई भी इंटरनल डेटा नहीं दिया, मैंने सिस्टम को सिर्फ मल्टीपल इमेजेस दे दी, मैंने वो लेबल्स नहीं दिए, और सिस्टम ने खुद पैटर्न देखना है कि जो ये पैटर्न है, जो फर्स्ट इमेज है उसका ये पैटर्न है, जो सेकंड इमेज है उसका ये पैटर्न है, जो थर्ड इमेज है उसका ये पैटर्न है, जिसे हम अंडरलाइंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, हमने उसे लेबल्स नहीं दिए ABCD, हमने उसे क्लासेस नहीं बताई, हमने सिर्फ इमेजेस दे दी और वो डाटा उसको दे दिया, और जो मेरा मॉडल है वो खुद देखेगा कि उसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कैसा है। और फिर जब मेरा मॉडल ये ट्रेन हो गया इस डेटा पे, मैंने एक नई इमेज दी और सिस्टम में नई इमेज डाली और उससे पूछा अब ये इमेज आपके हिसाब से कौन सी इमेज से रिलेट करती है, और सिस्टम ने खुद ही वो क्लासेस क्रिएट की अपने आप अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को देख के हर इमेज के, और मुझे ये बता दिया अच्छा जी ये जो लेबल है मैंने क्रिएट किया था, और इसके साथ इस लेबल, इन मल्टीपल लेबल्स में से सबसे ज्यादा जो आपने नई इनपुट दी है वो इस लेबल के साथ मैच करती है, दिस इज द आउटपुट। अब मैंने सिस्टम को लेबल्स नहीं दिए, सिस्टम ने वो लेबल्स खुद क्रिएट किए। कैसे क्रिएट किए? हर इमेज का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर खुद जानकर, मैंने उसे लेबल्स नहीं दिए थे, और जो नई इमेज मैंने दी उसको जब उसने मैच किया और एक नया लेबल जनरेट करके मुझे बता दिया कि दिस इज द फीचर, दिस न्यू इनपुट इज रिलेटेड टू दिस लेबल विच इज जनरेटेड बाय द सिस्टम, नॉट गिवन बाय द यूजर। ओके, सो उस चीज को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो हम चाहते हैं कि जो सिस्टम्स हैं अगर हम इनिशियली उन्हें सुपरवाइज लर्निंग दे भी रहे हैं तो एक्चुअली में जो हम सिस्टम चाहते हैं कि वो अनसुपरवाइज लर्निंग करें, हम उन्हें डेटा, हम इतना डेटा नहीं दे सकते, अगर जितना भी डेटा देंगे सुपरवाइज लर्निंग में उतना ही कम रहेगा, वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जितना सिस्टम को डेटा देते रहेंगे वो उतना ही खुद ही लर्न करता रहेगा और उतनी ही बेटर आउटपुट्स जनरेट करता रहेगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो अब हम जनरेटिव मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो जनरेटिव मॉडल्स में होता क्या है गाइस, आपके पास सामने दो इमेजेस आ रही हैं, एक जो फर्स्ट मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम है दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस स्किन कलर, और या पोज में क्या आप फोटोज देख रहे होंगे, जितनी भी ये मॉडल्स हैं उनका जो फेस है वो स्ट्रेट है। ओके, जो फेस है वो स्ट्रेट है, एंड देन जो पोज है, जो पोज है वो स्ट्रेट है, ओरिएंटेशन ऑफ फेस है जो स्ट्रेट है, और जो स्किन कलर्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं, वेटिश कलर के स्किन कलर्स हैं। ये जो दो चीजें हैं ये क्या है गाइस, ये मेरे फीचर्स हैं। ओके, ये मेरे फीचर्स हैं। फीचर माने जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जो मेरा एक इनपुट दिया उसे न्यूरल नेटवर्क में डाला और उसने कुछ आउटपुट दिया। जो न्यूरल नेटवर्क है उसने क्या जनरेट किया था, फर्स्ट लेयर में क्या जनरेट किया था, लेटेंट वेरिएबल जनरेट किया था। लेटेंट वेरिएबल क्या होता है, एक फीचर होता है। ओके, एक कंप्यूटर के टर्म्स में एक मैथमेटिकल फीचर होता है। ओके, और हमारी जनरल फॉर्म में जो वो फीचर है पोज माने ओरिएंटेशन ऑफ फेस। ओके, या अगर हमने एक और उसमें ऐड ऑन करना है, एक और लेटेंट वेरिएबल ऐड करना, दैट इज होमोजीनियस स्किन कलर। स्किन कलर क्या है, मोस्टली वेटिश है। ओके, सो ये दो फीचर्स हैं और मैथमेटिकल टर्म्स में या डीप लर्निंग के टर्म्स में इसे बोलेंगे कि ये लेटेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सेकेंडली, अब सेकंड वाले में भी आप पहले देख लीजिए, इसमें क्या है, जो कलर्स हैं सेकंड इमेज में जो राइट साइड पे है, इसमें जो कलर्स हैं वो डाइवर्स हैं। ओके, डाइवर्स हैं माने कि कुछ ब्लैक्स हैं, कुछ वाइट्स हैं, कुछ न्यूट्रल कलर्स हैं। तो वैसे कुछ कलर्स जो डाइवर्स स्किन कलर्स है, होमोजीनियस स्किन नहीं है। जैसे पहले वेटिश है, यहाँ पे सारे वेटिश नहीं है। ओके, पोज हैं जो वो भी अलग अलग हैं, कोई लेफ्ट में देख रहा है, कोई राइट में देख रहा है, कोई स्ट्रेट देख रहा है। जो इल्यूमिनेशन है या हम मान लीजिए का रेजोल्यूशन है या जितनी ब्राइटनेस है, हर एक की ब्राइटनेस लगभग डिफरेंट है। ओके, किसी में ब्राइटनेस कम है, किसी पिक्चर में ब्राइटनेस ज्यादा है। तो ये भी मेरे लेटेंट फीचर्स हैं। ओके, सो अगर हम डीप जनरेटिव मॉडल्स की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये लेटेंट वेरिएबल्स हैं वो सिस्टम खुद जनरेट करे। ओके, कि जो इनपुट दिए उनके जो कलर्स हैं वो अलग अलग हों, जो पोजेस हैं वो अलग अलग हैं, ये सिस्टम खुद जाने। हमने सिर्फ उसे एक इनपुट्स दी, ठीक है, कि ये मल्टीपल इमेजेस हैं, और सिस्टम ने जो ये लेटेंट वेरिएबल्स हैं खुद क्रिएट किए हैं। और जैसे ही कोई नई इमेज मैं सिस्टम को दूंगा टेस्ट करने के लिए अपने सिस्टम को, तो वो ये देखेगा कि मैंने इतने सारे लेटेंट वेरिएबल्स, इतने सारे फीचर्स देखे, और इनमें से जो मैक्सिमम फीचर्स हैं जो ये नई इमेज है उसमें से कौन कौन से फीचर उसके साथ मैच करते हैं, एंड देन वी कैन क्रिएट अ न्यू इमेज आउट ऑफ इट,
जो हमें एक नई इमेज चाहिए विद द हेल्प ऑफ न्यू इनपुट, विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी गिवन इमेजेस। एंड जो सिस्टम ने सभी चीजों से क्या किया, सिस्टम ने ये सभी चीजों से ये लेटेंट वेरिएबल्स जनरेट किए। जितने ज्यादा लेटेंट वेरिएबल्स होंगे, पहली बात, दूसरी बात, उन लेटेंट वेरिएबल्स की जितनी ज्यादा डायमेंशंस होंगी उतना ही बढ़िया आउटपुट आएगा। और इन डायमेंशंस को ज़्यादा करने के लिए और जितने ज़्यादा हमारे पास लेटेंट वेरिएबल्स को जनरेट करने के लिए हमें सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देना होता है और उसको बार बार ट्रेन करना होता है। ओके, नाउ अब ये सिस्टम लेटेंट वेरिएबल्स ये कैसे जनरेट करेगा, सो लेट्स लर्न अबाउट दैट। सबसे पहले मैं आपको लेटेंट वेरिएबल बताता हूँ कि ये होता क्या है। सो जो ये लेटेंट वेरिएबल होता है गाइस, जैसे आप एक एग्जांपल है मिथ ऑफ द केव। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि कुछ जो प्रिजनर्स हैं वो बैठे हैं और इधर आग जल रही है और उसके सामने कुछ जो लोग हैं वो कुछ क्या कहते हैं, कुछ घोड़ा सर्कल ऐसे कुछ लेके खड़े हैं। और जो प्रिजनर्स हैं वो उन एक्चुअली घोड़ा और सर्कल्स को नहीं देख पा रहे, वो सिर्फ उनकी शेडोज को देख पा रहे हैं। और अगर कोई जो मेरा नॉन प्रिजनर है वो आगे और पीछे मूव होता है तो वो शेडो उतनी ही बड़ी और छोटी हो जाएगी। लेकिन जो मेरे प्रिजनर्स हैं वो सिर्फ क्या देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स का साइज क्या है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट का साइज नहीं देख पा रहे, वो उस शेडो का साइज देख पा रहे हैं, राइट। तो जो ये शेडो वेरिएबल्स हैं, जो शेडोज हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। जो मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ये दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, कि जो वो एक्चुअली में देख पा रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो वो मैनिक्विन्स टाइप हैं या जो छोटे छोटे मेरे पास ये यहाँ पे घोड़ा है, सर्कल है, पिजन टाइप है, जो ये चीजें हैं या वास है, जो ये चीजें हैं ये एक्चुअल वेरिएबल्स हैं। ओके, जो शेडोज हैं वो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं, राइट। सो हमने जो इमेजेस मॉडल को दी दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, जो इनपुट्स दी। लेकिन जो सिस्टम ने खुद उन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल में से फाइंड किया, निचोड़ निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, जो लेटेंट वेरिएबल या फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए, वो जो फीचर्स हैं वो ये एक्चुअल जो यहाँ पे हैं घोड़ा सर्कल जो भी है ये वो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को लेटेंट वेरिएबल बोला जाता है। ओके, आई होप यू गॉट what is the difference between observed variable and the latent variable. Observed variables are the inputs given to the model and जो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं दीज आर दी लेटेंट वेरिएबल्स। तो हमने सिस्टम को ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स दिए, उसने उसमें से एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम ने न्यूरल नेटवर्क्स के मॉडल को यूज करके, डीप जनरेटिव मॉडल्स को यूज करके वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, वो लेटेंट वेरिएबल्स जनरेट कर लिए और उन लेटेंट वेरिएबल्स को यूज करके मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके वो कुछ नया जनरेट कर सकता है, वो कुछ नई इमेज जनरेट कर सकता है। तो अब हमने किया क्या, डीप जनरेटिव मॉडल्स, डीप लर्निंग यूज की, न्यूरल नेटवर्क्स यूज किए, जनरेटिव लेटेंट वेरिएबल्स निकाले और उनका डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमने क्या जनरेट किया, हमने जनरेट की नई इमेजेस जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी विद द यूज ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। और जो मेरी नई इमेजेस जनरेट हुई वो क्या है, मेरी आउटपुट्स हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज डीप जनरेटिव मॉडल का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये। ओके, असली में फंडा क्या था कि लेटेंट वेरिएबल्स, अब हमारा क्वेश्चन यही आता है, हमने ये सीख लिया लेटेंट वेरिएबल क्या होता है, हमने सीख लिया कि डीप जनरेटिव मॉडल एक्चुअली में क्या करता है, हमने ये सीख लिया न्यूरल नेटवर्क और न्यूरॉन क्या होता है। अब हमने ये सीखना है कि एक्चुअली में जो असली क्रक्स है कि ये जो लेटेंट वेरिएबल है ये कैसे जनरेट होते हैं। ओके, या डीप जनरेटिव मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, अब जो लेटेंट वेरिएबल मॉडल्स हैं कि ये लेटेंट वेरिएबल अब कैसे कैसे जनरेट होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट और राइट में ये 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे हाँ 2 टाइप्स के मान के चलिए, वैसे 3 होंगे। ये 3 कैसे होंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में ऑटो एनकोडर्स एक, दूसरा वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, मैं बताऊंगा आगे ये क्या होते हैं, एंड तीसरा जनरल जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स भी बोलते हैं और जनरल एडवर्सरियल मॉडल्स भी बोल सकते हैं इन्हें। ये एक अलग टाइप का होता है, इसमें जनरेटर्स और डिस्क्रिमिनेटर्स होते हैं। तो ये हमें कैसे काम करते हैं, ये तीनों ही डीप जनरेटिव मॉडल्स के आगे टाइप्स हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जो सबसे आसान है इनमें से, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो एनकोडर्स। ओके,
तो आप बार बार ये भी देख रहे होंगे कि मैं इस साइड क्यों दे रहा हूँ, इस साइड मेरी बड़ी स्क्रीन लगी है, सो उस हिसाब से मुझे इधर भी देखना पड़ता है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट टिल नाउ। तो अब एनकोडर्स क्या, ऑटो एनकोडर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो ऑटो एनकोडर्स गाइस क्या होते हैं कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। हमने एक इमेज दी, ओके। अब हम जो हमारी इमेज है दैट इज कॉल्ड एज एक्स, ओके। जो ये आप ग्रीन में देख पा रहे होंगे, दीज आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ओके, या न्यूरॉन्स की आप चेन मान लीजिए। और जो ये z है मेरा बीच में z है, दैट इज माई लेटेंट वेरिएबल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही पोर्शन पढ़ेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे x टू z का जो फंडा है वो पढ़ेंगे। वो क्या है कि x मैंने एक इनपुट दी, उसको मैंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क के बीच में से निकाला, और उन न्यूरल नेटवर्क्स ने मुझे क्या जनरेट करके दिया, लेटेंट वेरिएबल जनरेट करके दिया। और वो लेटेंट वेरिएबल क्या है, z है, z है, ओके। और फिर मैं उस ये जो पोर्शन है x टू z का जो ये पोर्शन है, इसे बोलता हूं मैं एनकोडर। एनकोड किया जो मेरी x है, ये एक इनपुट भी हो सकती है, मल्टीपल चेन ऑफ इनपुट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती हैं। मान लीजिए 10,000 इमेजेस मैंने एज एन x रख दिया, x1 x2 x3 x4, उसके वेट्स एसोसिएट कर दिए, और उन वेट्स को एसोसिएट करके मैंने चेन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स में से निकाला, और मुझे एक लेटेंट वेरिएबल मिल गया z, ओके। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। और z क्या है, एक लेटेंट वेरिएबल है, एक यू कैन से एक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल वर्जन है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर है, जो हमें निकाल के दिया है न्यूरल नेटवर्क ने। क्या इनपुट लेके, x इनपुट लेके, ओके। ये मेरे पास लेटेंट वेरिएबल आ गया, मतलब मैंने मल्टीपल जो इमेजेस इनपुट दी थी उसमें से मैंने फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, एक्चुअल फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। मान लीजिए ओरिएंटेशन ऑफ फेस है, स्माइल है कि नहीं है, मेरा नाक टेढ़ा है सीधा है, ओके, तो मैं ऊपर देख रहा हूँ नीचे देख रहा हूँ, किस पोजीशन पे मेरा फेस है, ये सब कुछ उसने निकाल लिया। स्किन कलर है, वो सब कुछ है, मान ली स्पेक्टिकल्स हैं कि नहीं है, ये सारे जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं ये मेरे न्यूरल नेटवर्क ने निकाल लिए। जितनी ज्यादा लेयर्स में से वो गुजरेगा उतना ही बेटर मेरे पास, उतना ही कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ लेटेंट वेक्टर आएगा। जो ये लेटेंट वेरिएबल वेक्टर है, उतनी ही ज्यादा वेक्टर्स भी आ सकते हैं, ओके। और जितने ज्यादा वेक्टर्स और जितनी ज्यादा डायमेंशनैलिटी ऑफ वेक्टर्स मेरे पास आएंगे, उतनी ही क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेरे पास आएगी। ये पोर्शन हुआ x टू z वाला पोर्शन हुआ एनकोड करना, ओके। एनकोड किया इसमें मैंने। अब मैंने z से जो x हैट आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, दैट इज कॉल्ड एज डीकोडिंग पार्ट। इसमें मैंने क्या किया, जो मेरे पास लेटेंट वेक्टर बना है, z जो बना है, जितने वेक्टर्स बने हैं उसको मैंने डीकंप्रेस किया, डीकोड किया अगेन थ्रू द लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और मैंने चेन ऑफ इनपुट्स चेन ऑफ आउटपुट्स निकाली x हैट। अब ये जो x हैट है, दिस कैन बी सिमिलर टू द इनपुट और दिस कैन बी नॉन सिमिलर टू द इनपुट। ये जो x हैट है मेरा आउटपुट आ गया। अब सिमिलर में कैसे है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने 2 जो दिया था इनपुट में एट x, जो मैंने दिया था 2 इनपुट दिया था, x हैट में वो एक ब्लरी इमेज आ रही है, लेकिन वो दिख 2 की तरह ही रहा है। ब्लरी इमेज माने कि उसका रेजोल्यूशन कम है। इसका मतलब जो लेटेंट मेरा वेरिएबल आया z जो एक्चुअली में आया था, उसकी जो डिमेंशनैलिटी है वो कम है, इसमें लॉस ज्यादा हुआ है। और अगर हमने लॉस ऑफ रेजोल्यूशन, अगर लॉस ज्यादा हुआ है इसका मतलब मुझे बेटर फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, या मुझे जो ग्लोबल मिनिमा है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा जो मैंने सिग्मॉइड फंक्शंस यूज किए हैं इन द चेन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ओके। तो अगर मुझे वो रेजोल्यूशन को रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जो लॉस है और लॉस ऑफ रेजोल्यूशन है उसे कम करना है, तो मुझे और लेयर्स लगानी पड़ेंगी, मुझे बेटर तरीके से जो मेरा लेटेंट वेरिएबल है उसे निकालना पड़ेगा, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो जो ऑटो एनकोडर्स का मीनिंग क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने उसे इमेज में से लेटेंट वेरिएबल निकाले, फिर उन लेटेंट वेरिएबल को डीकोड करके x हैट निकाला, आउटपुट निकाला, जो ये सारा प्रोसेस है जो ऑटोमेटेड है। मैंने सिस्टम को ये नहीं बताया कि एक्चुअली में लेटेंट वेरिएबल्स क्या हैं, कौन से हैं, सिस्टम ने खुद ही अंडरलाइन स्ट्रक्चर से जनरेट किए हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इमेज ऑफ ऑटो एनकोडर जो आप देख पा रहे हैं। नाउ वी विल बी मूविंग टू, मैंने वो जो सारी लेयर्स हैं उनको कंप्रेस करके एक ही लेयर बना दी। मान लीजिए ग्रीन वाला पार्ट है जो एनकोडिंग का है, जो पर्पल वाला पार्ट है, और वो क्या है, डिकोडर का है। तो अब जो ये लॉस फंक्शन है, इस लॉस फंक्शन को कम करने के लिए
तो क्या करेंगे हम करेंगे जो हमने इनपुट दी थी और जो आउटपुट जनरेट हुई है, इन दोनों का जो मान लीजिए मैट्रिक्स है, उसमें उन दोनों को माइनस करो और फाइंड आउट करो कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने की हमें कोशिश करनी है, राइट? तभी एक सिमिलर काइंड ऑफ इमेज जनरेट हो पाएगी, उतनी ही रेजोल्यूशन की इमेज जनरेट हो पाएगी, राइट? तो यहां पे हमने मीन स्क्वायर फंक्शन यूज किया है लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब गाइज जो ये मैं आपको पहले बता दूं, बॉटलनेक लेयर, रिकंस्ट्रक्शन लॉस, ऑटो एनकोडिंग, ये क्या है गाइज? जो बॉटलनेक लेयर है ये z वाला फंक्शन है मेरा, दिस इज कॉल्ड एज बॉटलनेक लेयर, जहां पे लेटेंट वेरिएबल जनरेट होते हैं, ठीक है? कंप्रेस्ड लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है वो, ये मेरी z वाला है, राइट? और रिकंस्ट्रक्शन लॉस है जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस है वो जो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन एनकोड करने के लिए उसमें जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हम इनपुट डेटा देंगे और जितने ज़्यादा वो लेटेंट वेरिएबल्स जनरेट कर पाएगा, उतना ही मेरा जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस है वो कम होगा, राइट? एंड बेसिकली इतना भी ये डेटा पे इनपुट इतना डिपेंडेंट नहीं है जितना असली में ये डिपेंडेंट है कि हमने किस टाइप का न्यूरल नेटवर्क बनाया कि जितने ज़्यादा वो लेटेंट वेरिएबल्स जनरेट कर पाए। ओके, ऑटो एनकोडिंग क्या होता है? ऑटोमेटिकली एनकोडिंग डेटा, कि जो ये मेरा लेफ्ट साइड पे एनकोडर वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, ये कैसे एनकोड करता है डेटा को, लेटेंट वेरिएबल इसने ऑटोमेटिकली लिए, हमने इसे लेबल्स नहीं बताए, इसने वो लेटेंट वेरिएबल खुद जनरेट किया, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक एनकोडिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब मैं जैसे डिमेंशनैलिटी की बात कर रहा था, अगर जो जितने ज्यादा लेटेंट वेरिएबल्स होंगे और जितनी ज्यादा उन लेटेंट वेरिएबल्स की डायमेंशंस होंगी, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, उतनी ही बेटर क्वालिटी मेरे पास आएगी। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर मैंने सिर्फ 2 डायमेंशन की मेरे पास लेटेंट वेरिएबल का स्पेस है, तो वो ब्लरी इमेज है, उसमें क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कम है। जैसे ही मैंने उसकी जो डायमेंशन है वो बढ़ाई, इंक्रीज की, 5D की, उसे 5 डायमेंशन में लेके गया मैं, तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज हुई, और एक्चुअली में जो ग्राउंड ट्रूथ है, जो मैंने इनपुट्स दी थी, वो कितनी बढ़िया रेजोल्यूशन की मेरे पास इनपुट्स है, राइट? सो अगर मैं ये ग्राउंड ट्रूथ को, मान लीजिए जो मेरा ये लॉस फंक्शन मैंने आपको यहां बताया था, मान लीजिए जो ग्राउंड ट्रूथ है वो x है, आप नीचे फंक्शन में देखिए x और x हैट है, और जो x है वो मेरा ग्राउंड ट्रूथ है, वो मेरा इनपुट है, और जो x हैट है वो क्या है मेरा, मान लीजिए 2D की डायमेंशनल स्पेस है। पहले एग्जांपल ये सोचें कि जो x हैट है वो 2D की डायमेंशनल स्पेस है, जो आउटपुट में है, लेटेंट स्पेस है जो 2D की है, और जो मेरा x है वो मेरा ग्राउंड ट्रूथ है। तो यहाँ पे लॉस फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे लॉस फंक्शन, लॉस की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। ध्यान से देखिए, जो ग्राउंड ट्रूथ है, राइट हैंड साइड पे जो ग्राउंड ट्रूथ है, उसको मैंने उसकी डायमेंशनैलिटी को माइनस किया, या उसके हर मैट्रिक्स को मैंने माइनस किया, हर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स को माइनस किया 2D लेटेंट स्पेस से, तो मेरे पास वैल्यूज ज्यादा आएंगी, मान लीजिए 3, 4, 5 ऐसी ज्यादा वैल्यूज आएंगी। और सेम ही अगर मैं लॉस फंक्शन में ग्राउंड ट्रूथ x को x मतलब x को ग्राउंड ट्रूथ ही मानता हूं, लेकिन जो x हैट है वहां पे 5D की लेटेंट स्पेस की जो मैट्रिक्स है उसे माइनस करता हूं, तो जो डिफरेंस है, जैसे 7 का 7 के साथ 5D लेटेंट स्पेस के 7 का और 5D ग्राउंड ट्रूथ के 7 का, इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, इनमें जो रेजोल्यूशन डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जब मैं माइनस कर रहा हूं ग्राउंड ट्रूथ के 7 को 2D लेटेंट स्पेस के 7 के साथ। तो इसका मतलब जो लॉस है वो ग्राउंड ट्रूथ माइनस 5D लेटेंट स्पेस में कम है, और जो लॉस है वो ग्राउंड ट्रूथ और 2D लेटेंट स्पेस को जब मैं डिफरेंस इसमें लॉस में फंक्शन में डिफरेंस निकालता हूं वो ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द डायमेंशनैलिटी ऑफ माय लेटेंट वेरिएबल्स मैटर्स टू गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। अगर बेटर क्वालिटी चाहिए तो मेरा लॉस है जो वो कम होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन लॉस है जो, रिकंस्ट्रक्शन क्यों बोला गया? सबसे पहले मैंने इनपुट दी जो एक बढ़िया इमेज है, उसके बाद लेटेंट वेरिएबल जनरेट किए, वो दैट इज एनकोडिंग पार्ट। लेकिन रिकंस्ट्रक्ट दोबारा, पहले यहां पे मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, यहां मैंने डीकंस्ट्रक्ट किया इस फेज में। कैसे डीकंस्ट्रक्ट किया? इनपुट इमेज को लेटेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। लेटेंट वेरिएबल कोई फोटो नहीं है, कोई इमेज नहीं है, लेकिन अब मैंने लेटेंट वेरिएबल का रिकंस्ट्रक्ट की एक नई इमेज, एक इमेज रिकंस्ट्रक्ट दोबारा बनाई उस लेटेंट वेरिएबल के साथ। तो वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन है उस पोर्शन में, डिकोडिंग के पोर्शन में, जो मेरा क्या कहते हैं यहां पे जो मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द पर्पल पार्ट इज द डिकोडिंग पार्ट। जो ये पर्पल पार्ट है इसमें जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ ओरिजिनल मतलब लेटेंट वेरिएबल के थ्रू मैंने जो इमेज जनरेट की
वहां पे जो लॉस हुआ उस रिकंस्ट्रक्शन लॉस को मैंने मिनिमाइज करना है, राइट? तभी मैं, जब मैं उस लॉस को मिनिमाइज कर पाऊंगा तभी मैं एक बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज जनरेट कर पाऊंगा, मेरा मॉडल है जो वो बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज जनरेट कर पाएगा, राइट? सो नेक्स्ट गाइज हम देखेंगे वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये ऑटो एनकोडर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी फॉर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे दैट लेटेंट वेरिएबल्स के 3 मॉडल्स होते हैं, ऑटो एनकोडर्स, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स एंड जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। हमने ऑटो एनकोडर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फॉर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स and in further video we will see the generative adversarial networks. I hope you got the concept of this whole model that ये deep generative models होते क्या हैं, right? और आपको कुछ what why तो पता ही चला होगा, how भी हम next videos में देखेंगे। Okay guys, I hope you liked it. Thank you so much for your love and support.